नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। बीजेपी नेता प्रमोद सावंत गोवा के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राजभवन में देर रात हुए शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने पद और गोपनीयता की उन्हें शपथ दिलाई। सावंत के साथ साथ गोवा फॉरवर्ड पार्टी प्रमुख सुदीन धावलीकर और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के विधायक विजय सरदेसाई ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद कांग्रेस ने राज्यपाल को खत लिखकर सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का निमंत्रण देने की बात कही थी। इस समय कांग्रेस 14 विधायकों के साथ राज्य में सबसे बड़ी पार्टी है, जबकि 40 सदस्यों वाली विधानसभा में भाजपा के 12 विधायक हैं। आज मैंने शपथ लिया है और पूरा एक गवर्नमेंट 3 साल की जिम्मेदारी जो पूरा करना है, स्टेबिलिटी, सभी अलायंस को साथ लेके चलना है और जितने सारे काम इनकम्प्लीट है उनको कंप्लीट करना, ये सारी जिम्मेदारी पहले मुझे लगता है मैं मनोहर पर्रिकर जितना काम नहीं कर सकूंगा, लेकिन डेफिनेटली मैं प्रयास रहेगा कि जितना ज्यादा हो सके उतना काम करें, ये मेरा प्रयास रहेगा। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों का नाम फाइनल करने और विरोधियों से निपटने की रणनीति बनाने के लिए दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक होगी। आज सबसे पहले यूपी कोर ग्रुप की बैठक होगी, जिसमें सीएम योगी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल मौजूद रहेंगे। इसके बाद शाम 5:30 बजे जो है बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होगी। इसमें यूपी, राजस्थान, पश्चिम बंगाल सहित 10 राज्यों के उम्मीदवारों के नामों पर फैसला होगा। मिशन पूर्वांचल पर निकली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी एक तीर से कई निशाने साध रही हैं। रिपोर्ट देखिए आप। मिशन यूपी के तहत प्रयागराज में गंगा यात्रा पर निकली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोमवार को अपनी राजनीति में आने का मकसद तो बताया ही, साथ ही पीएम मोदी पर भी जमकर हमला बोला। पीएम पर प्रियंका ने क्या हमला बोला ये बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि प्रियंका ने राजनीति में आने का क्या मकसद बताया। देश संकट में है, देश का संविधान संकट में है। पहचानिए इस बात को, जागिए इस बात के प्रति। राजनीति में आने के मकसद को बताने वाली प्रियंका गांधी ने सोमवार को बीजेपी के मैं चौकीदार हूं के नारे को लेकर भी पीएम पर हमला बोला और एक किसान से हुई बातचीत का हवाला देते हुए प्रियंका ने कहा कि चौकीदार अमीरों के होते हैं, न कि गरीबों के। एक किसानों के ग्रुप से मिली थी, आलू किसान थे वेस्टर्न यूपी से, तो उनमें से एक किसान भाई ने मुझे कहा कि देखिए चौकीदार तो अमीरों के होते हैं, हम किसान अपने खुद चौकीदार होते हैं। गंगा यात्रा के दौरान एक तरफ प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोला, दूसरी तरफ बीजेपी ने भी प्रियंका और उनकी यात्रा पर तंज कसते हुए वार किया। 5 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने गंगा की सफाई के लिए, गंगा की स्वच्छता के लिए एक बहुत बड़े पैमाने पे अभियान चलाया। उसी का नतीजा है कि आज इस अविरल गंगा, निर्मल गंगा के माध्यम से के रास्ते आज प्रियंका वाड्रा गांधी जी अपना सियासी सफर शुरू कर रहे हैं। लेकिन उनको ये बात समझ लेना चाहिए कि उस जमीन की हकीकत का भी उनको एहसास हो जाएगा और उस पानी की था भी उनको लग जाएगी। जिस प्रकार से मिसेज वाड्रा जो है अपनी यात्रा कर रही हैं, मुझे तो लग रहा है कि वो टेंशन में यात्रा कर रही हैं कि रॉबर्ट वाड्रा जी के कौन सा कहां और क्या फंसने वाला है। उनके पास जनता के लिए सोचने का समय नहीं है। बता दें कि मिशन यूपी के तहत प्रियंका गांधी ने गंगा पूजन कर प्रयाग से वाराणसी तक गंगा यात्रा शुरू की है। गंगा यात्रा के दौरान वो जगह जगह सभाएं कर बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं को उठा रही हैं। इस यात्रा का मकसद कांग्रेस को मजबूत करना है, लेकिन प्रियंका गांधी इसमें कितना सफल होंगी ये चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और कांग्रेस ने 5वीं सूची जारी की है। 5वीं सूची में यूपी के 3 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। मेरठ से जो है कांग्रेस का उम्मीदवार बदला गया है। ओपी शर्मा की जगह हरेंद्र अग्रवाल को टिकट मिला है। गाजियाबाद से डॉली शर्मा होंगी कांग्रेस उम्मीदवार। बुलंदशहर से बंसीलाल पहाड़िया को टिकट दिया गया है। मेरठ का उम्मीदवार जो है वो बदला गया है।
बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन बना, लेकिन कांग्रेस को गठबंधन में शामिल नहीं किया गया। इसके बाद भी कांग्रेस ने गठबंधन के बड़े नेताओं के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारने का ऐलान कर संदेश दिया कि जिस सफर पर गठबंधन आगे बढ़ रहा है उसी सफर में कांग्रेस साथ निभा रही है। कई बार कहा आपसे कि कांग्रेस पार्टी भी महागठबंधन में है। सुना, ये अखिलेश यादव का बयान है, जिन्होंने खुद कहा था कि कांग्रेस गठबंधन में शामिल है। इस बयान के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर सामने आए। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी आज गठबंधन के साथ ही समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के लिए, हम इन तीनों के लिए 7 सीटें छोड़ रहे हैं। साथ ही साथ निभाना रे, दिल को तोड़ न जाना रे, साथ ही साथ निभाना रे। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को गठबंधन का साथी बताया तो कांग्रेस ने हाथ बढ़ा दिया, लेकिन गठबंधन को अब कांग्रेस का साथ पसंद नहीं है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस की मुरव्वत पर पलटवार करते हुए ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश में एसपी, बीएसपी और आरएलडी का गठबंधन बीजेपी को हराने में सक्षम है। कांग्रेस पार्टी किसी तरह का कंफ्यूजन पैदा न करे। वैसे अखिलेश यादव ने समय रहते अपने बयान से पलटी मार दी, लेकिन कांग्रेस पर लगातार हमलावर बीएसपी ने एक बार फिर कांग्रेस पर अटैक किया। मायावती ने लिखा, कांग्रेस यूपी में भी पूरी तरह से स्वतंत्र है कि वो यहाँ की 80 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करके अकेले चुनाव लड़े। अर्थात हमारा यहाँ बना गठबंधन अकेले बीजेपी को पराजित करने में पूरी तरह से सक्षम है। कांग्रेस से जबरदस्ती यूपी में गठबंधन हेतु 7 सीटें छोड़ने की भ्रांति न फैलाए। मायावती के ट्वीट के बाद बीएसपी नेता राम गोविंद चौधरी ने मायावती के बयान पर हाँ में हाँ मिला दिया और कांग्रेस को नसीहत दे दी। अरे उनके छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, कहिए तो वो भी लड़ लें, हम लोग लड़े तो पता चल जाएगा। तो राष्ट्रीय तो दिल्ली पहुंचेगा ही नहीं पहुंचेगा। वैसे एसपी और बीएसपी अब कांग्रेस से पीछा छुड़ाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी संदेश यही दे रही हैं कि साथ ही साथ निभाना, क्योंकि मकसद एक ही है, बीजेपी को हराना। बीजेपी को भी भरोसा हो चला है कि विरोध में खड़े दल अलग अलग दिखाई भले दे रहे हों, लेकिन अंदर खाने सब साथ खड़े। सपा, बसपा, कांग्रेस ये अलग अलग नहीं है। इनका आपसी तालमेल अंदर से बना हुआ है। कांग्रेस ने उनके लिए 7 सीटें अपने सुविधा अनुसार छोड़ दी और गठबंधन ने रायबरेली और अमेठी कांग्रेस की सुविधा के अनुसार छोड़ दी। अखिलेश यादव ने संदेश तो यही दिया कि गठबंधन में कांग्रेस साथ नहीं है, लेकिन खबर है कि अंदर खाने कांग्रेस साथ है और कांग्रेस का संदेश साफ है। खबर ये भी है कि एसपी, बीएसपी और आरएलडी ने किनारा इसलिए किया है कि कहीं जमीन पर बात न बिगड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए सोमवार से देश भर में नामांकन का दौर शुरू हो गया, जिनमें यूपी की 8 और उत्तराखंड की 5 सीटें भी शामिल हैं। शुरू हुआ प्रत्याशियों का नामांकन। नामांकन के लिए हाईटेक इंतजाम। यूपी की 8 और पहाड़ की 5 सीटों के लिए नामांकन। 11 अप्रैल को होने हैं पहले चरण के लिए मतदान। पूरे देश पर चुनावी फीवर चढ़ चुका है। पहले चरण के मतदान के लिए तैयारियों का दौर भी शुरू हो गया है। पश्चिमी यूपी में सियासत का केंद्र कही जाने वाली मेरठ और हापुड़ समेत उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए नामांकन का दौर शुरू हो गया। नामांकन की प्रक्रिया को देखते हुए डीएम के निर्देश पर कलेक्ट्रेट परिसर को सील कर दिया गया है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारा जो पहले फेज में है 10 नंबर मेरठ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का आज हमने नोटिफिकेशन कर दिया है। 25 तारीख जो इसकी लास्ट डेट रहेगी, 3 बजे तक जो है नामांकन होंगे और 26 को हम लोग जो है समीक्षा के लिए भी लेंगे और जो हमारा मतदान होगा वो 11 अप्रैल 2019 को होगा। 11 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए नामांकन की ये प्रक्रिया 25 मार्च तक चलेगी। नामांकन प्रक्रिया के मद्देनजर कलेक्ट्रेट परिसर में जगह जगह कैमरे लगाए गए हैं। नामांकन के दौरान निर्वाचन अधिकारी के कक्ष की वीडियोग्राफी होगी। कलेक्ट्रेट परिसर में 100 मीटर दूरी तक सिर्फ 3 वाहनों के ही प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान लाने की अनुमति होगी। नामांकन प्रक्रिया के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर आरएफ और पीएससी के घेरे में रहेगा।
हालांकि इस नामांकन को आप औपचारिक शुरुआत मान सकते हैं, क्योंकि अभी ज्यादातर दलों के प्रत्याशियों का ऐलान तक नहीं हुआ है। उम्मीद जताई जा रही है कि सभी बड़े राजनीतिक दल होली के बाद ही नामांकन दाखिल करेंगे। सभी पॉलिटिकल पार्टीज को भी ट्रेनिंग दे दिया गया है, उनको भी आचार संहिता के बारे में भी बता दिया गया है कि 1+4 ही हमारे नामांकन रूम में अलाउड होंगे, और अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होता है, अगर उसके 10 प्रपोजर आते हैं तो उसमें एट ए टाइम 4 अंदर होंगे, और बाकी जब वो 4 अपना डिटेल देके फिर बाहर जाएंगे, फिर 4 अंदर आएंगे। तो आचार संहिता का हमें पूरा विश्वास है कि सभी पार्टीज के और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे, और अगर नहीं करते हैं तो कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। पहले चरण के लिए 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 91 सीटों के लिए उम्मीदवार नामांकन दाखिल करेंगे, जिनमें यूपी की 8 लोकसभा सीटें और उत्तराखंड की सभी 5 सीटें शामिल हैं। पहले चरण के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 25 मार्च तय की गई है। वहीं 26 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 28 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गोरखपुर जिले में 2 लोकसभा सीटें आती हैं, जिनमें गोरखपुर सदर और बांसगांव लोकसभा सीट शामिल है। इन दोनों ही सीटों पर इस बार युवा वोटर्स जीत हार का अंतर तय करेंगे। दरअसल गोरखपुर के इस बार चुनाव को लेकर दिलचस्प आंकड़े सामने आए हैं। युवाओं से लेकर जो सामने आए, इन आंकड़ों से जाहिर होता है कि गोरखपुर में जिसने युवाओं का दिल जीत लिया, उसकी जीत तो पक्की है। गोरखपुर सीट पर युवाओं का दम। चुनाव में युवा बनेंगे भाग्य विधाता। जिसने जीता युवाओं का दिल, उसके सिर सजेगा जीत का सेहरा। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद गोरखपुर एक बार फिर सुर्खियों में। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूरे देश की नजर एक बार फिर जिले की 2 लोकसभा सीटों पर टिक गई, लेकिन जिले की 2 लोकसभा सीटों की चर्चा में होने की वजह इस बार सिर्फ सीएम योगी ही नहीं है, बल्कि यहाँ के लाखों युवा मतदाता भी हैं। इस बार के चुनाव में जिले की कुल मतदाताओं में 50% हिस्सेदारी अकेले युवाओं की रहेगी। मतलब साफ है कि इस बार जो भी चुनाव जीतना चाहता है, उसे युवाओं का दिल जरूर जीतना होगा। उनके मुद्दों पर बात करनी होगी, क्योंकि हर युवा का अपना अलग मुद्दा है। वो आर्टिकल 370 धारा 370 और अनुच्छेद 35A को हटाने को लेकर के हो, हर चुनाव में ये मुद्दा मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय विमर्श का विषय है। कॉमन सिविल कोड लागू हो, देश में रोजगार बढ़े, रोजगारी को बढ़ावा दिया जाए, जो बेरोजगार इतने घूम रहे हैं उनको रोजगार दिया जाए। बिल्कुल ने जो सुरक्षा की बात की, बाहरी सुरक्षा की, आंतरिक सुरक्षा की, ये सब तो जरूरी है ही, ये सब तो है। लेकिन एक युवा होने के नाते मैं जिन मुद्दों पे चाहता हूँ सरकार ध्यान दे, जैसे आरक्षण जो हो आर्थिक आधार पे हो, जिससे जाति आधार पे ना, क्योंकि सवर्ण जाति में भी हमने देखा काफी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, पिछड़े आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। तो इस वजह जो 10% आरक्षण देने का काम गवर्नमेंट ने किया, ये अच्छा किया है। बात अगर कुछ आंकड़ों की करें तो गोरखपुर में कुल 34,60,000 मतदाता हैं, जिनमें 50% की हिस्सेदारी 18 साल से लेकर 39 साल तक के युवाओं की है। चुनाव में 24,000 ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार मतदान करेंगे। 18 से 19 वर्ष वाले युवा मतदाताओं की संख्या 24,661 है। 30 से 29 वर्ष के युवा मतदाताओं की संख्या 79,738 है। 30 से 39 वर्ष के युवा मतदाताओं की संख्या 8,92,299 है। तो जाहिर है चुनावी नैया पार करने के लिए इस बार प्रत्याशियों को युवाओं को रिझाना ही होगा, क्योंकि गोरखपुर के युवा जिसकी तरफ मुड़ेंगे, जीत का ताज उसके सिर ही सजेगा। गोरखपुर से न्यूज़ 18 के लिए राम गोपाल द्विवेदी की रिपोर्ट। बीजेपी का मजबूत गढ़ माने जाने वाली पौड़ी सीट पर बदले समीकरणों ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है। इससे पहले की खंडूड़ी जरूरी विरासत को बीजेपी इस सैन्य बहुल सीट पर कैश करती, कांग्रेस ने उसमें सेंध लगाकर बीजेपी की रणनीति की हवा निकाल दी। नतीजा अब गेम प्लान क्या होगा, मंथन जारी है। यहां पे आने से पहले मैंने अपने पिताजी से 3 सवाल पूछे थे, क्या आपका आशीर्वाद मेरी तरफ है? और उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि क्या तुम सच्चाई की मार्ग पे चल सकते हो? मैंने कहा हाँ। उन्होंने मुझसे ये पूछा कि क्या तुम
निडरता से अपना कार्य कर सकते हो। मैंने कहा हाँ। ये हैं गढ़वाल से मौजूदा सांसद रिटायर्ड मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी के बेटे मनीष खंडूड़ी। मनीष के इस कदम और इस बयान ने भाजपाई रणनीतिकारों को जैसे चारों खाने चित कर दिया। पौड़ी गढ़वाल सीट राज्य की 5 सीटों में सबसे ज्यादा सैन्य बहुल मतदाता वाली सीट है। इस सीट पर करीब 60,000 पूर्व सैनिक हैं, तो 21,000 के करीब वीर नारियां भी हैं। वहीं 30,000 के आसपास सेना में कार्यरत सैनिक। लिहाजा राष्ट्रवाद की लहर के बीच सैन्य पृष्ठभूमि का प्रत्याशी ही पार्टियों की पहली पसंद होता, ये बात तय थी। खंडूड़ी के चुनाव लड़ने से अनिच्छा जताने के बाद बीजेपी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने ही जा रही थी, तभी कांग्रेस के दांव ने उसे चित कर दिया। सांसद खंडूड़ी भी कहते हैं कि पार्टी का सदस्य और पिता की भूमिका के बीच जब टकराव हो तो विचार करना पड़ेगा। नहीं, पिता की भूमिका वो तो भाग नहीं सकता ना, पिता तो हूँ मैं, जैसे भी बीजेपी एक सदस्य हूँ उसी प्रकार पिता भी हूँ मैं, तो दोनों का टकराव होता है। अब मेरे जिम्मेवारी में उसमें विचार करना पड़ेगा। दरअसल इतिहास में देखें तो खंडूड़ी ने गढ़वाल संसदीय सीट पर अपनी सैन्य पृष्ठभूमि को खूब कैश किया। इसी प्रेशर पॉलिटिक्स में खंडूड़ी ने जब और जैसे चाहा पार्टी को यू टर्न लेने पर मजबूर कर दिया। खंडूड़ी के सीएम रहते हुए उत्तराखंड में बीजेपी लोकसभा की जब 5 सीटें हार गई तो खंडूड़ी को सीएम पद से हाथ धोना पड़ा। लेकिन चुनाव आते आते खंडूड़ी ने पार्टी पर ऐसा प्रेशर बनाया कि उन्हें चुनाव से महज 6 महीने पहले दोबारा मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। 185 दिनों के इस दूसरे कार्यकाल के बाद सरकार तो गई, खंडूड़ी खुद भी चुनाव हार गए। लेकिन बदली परिस्थितियों में राष्ट्रवाद की जिस नाव पर सवार होकर बीजेपी खंडूड़ी की विरासत को कैश करना चाहती थी, ऐन मौके पर पार्टी फिर दगा खा गई। मनीष खंडूड़ी जी कांग्रेस पार्टी के टिकट से माना आ रहे हैं और लोग कांग्रेस के विरुद्ध हैं इस समय, क्योंकि वो डूबते हुए जहाज पर बैठे हैं। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो भी हमारे उम्मीदवार वहां से आएंगे, कांग्रेस का कोई उम्मीदवार हो वो टिक नहीं पाएगा। बीजेपी की दिक्कत अब ये है कि वो खंडूड़ी के नाम का इस्तेमाल भी नहीं कर सकती और प्रतिद्वंदी मनीष खंडूड़ी को सीधे टारगेट भी नहीं कर सकती। लिहाजा पौड़ी सीट अब बीजेपी के लिए गर्म दूध बन गई है, जो न निगलते बन रही है और न उगलते। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। कांग्रेस की बात करें तो वहां एक बार फिर से सिर फुटअव्वल शुरू हो गया। राहुल गांधी के जाने के तुरंत बाद एक बार फिर से कांग्रेस अपने पुराने ढर्रे पर लौट आई है। कांग्रेस के छत्रप एक दूसरे के खिलाफ बयानों की बौछार कर रहे हैं और ये सिलसिला रुकता नहीं दिखाई दे रहा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने पार्टी के लोगों से इतने दुखी हैं कि वो चुनाव ना लड़ने की बात कह रहे हैं। पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय राहुल गांधी की रैली में भाषण का मौका ना दिए जाने को लेकर नाराजगी दिखा रहे हैं। जो कांग्रेसी राहुल की रैली में एकजुट दिख रहे थे, राहुल गांधी की रैली के बाद कांग्रेस में अब सब कुछ पहले जैसा हो गया है। चुनाव से ठीक पहले छत्रपों के बीच की जंग को फिर से हवा मिल गई है और फिर से बयानबाजी का दौर पार्टी में शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर हरीश रावत ने लिखा, देहरादून की सफल रैली के बाद दिल्ली जा रहा हूँ। कल बहुत सारे दोस्त मिले, हर कोई चुनाव लड़ने की बात कह रहा है। 53 साल के सार्वजनिक जीवन में कुछ ऐसा भी सुनने को मिल रहा है जो कांग्रेस की संस्कृति और उत्तराखंड की संस्कृति दोनों के खिलाफ है। मैं अपने दोस्तों से कहना चाहूंगा कि चुनाव लड़ने को लेकर मुझ में उत्साह नहीं है। कांग्रेस में आदेश हाईकमान का होता है, मगर भावना में आप सबके साथ बांट रहा हूँ। अब बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले को प्रदेश प्रभारी भी बेहद हल्के में ले रहे हैं। अरे कहाँ आपने कुश्ती देखी भैया? क्या किससे आपसे नाराजगी जाहिर की है? हमसे नहीं कहा, हमसे नहीं कहा, हमसे नहीं बात है, हमसे बात कर ले। चुनाव से ठीक पहले पार्टी के अंदर कुछ भी सामान्य नहीं लग रहा है। अपनी अग्नि परीक्षा में पार्टी खेमों में बटी हुई है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनके ऊपर सब कुछ ठीक करने की जिम्मेदारी है, वो भी इसे हल्के में ले रहे हैं। और अब बात करते हैं पहाड़ में लगातार बढ़ते बेरोजगारी की। सरकार भले ही किसी भी पार्टी की रही हो, लेकिन उत्तराखंड में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी उत्तराखंड में एक बड़ी समस्या बन चुकी है। 1.25 करोड़ आबादी वाले प्रदेश में करीब 12 लाख से ज्यादा बेरोजगार हैं।
सरकारी आंकड़ों की बात करें तो राज्य के सेवा नियोजन कार्यालय में हर साल 50 से 60 हजार के बीच नए बेरोजगार पंजीकृत हो रहे हैं। 2005 में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या करीब 3 लाख थी, जो अब बढ़कर 12 लाख पार कर गई। माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री दावे पे दावे करते हैं और आश्वासन देते हैं कि तुरंत बीपीएड की या बेरोजगारों की सुलह जल्दी करेंगे। और इस सुलह के चक्कर में आज 400 या 500 उत्तराखंड में माने प्रशिक्षित बेरोजगारों की एक भरमार से बन गई है और सरकार की आश्वासन देती है। बात अगर कुछ और आंकड़ों की करें तो नैनीताल में 1,30,000, ऊधम सिंह नगर में 95,838, हरिद्वार में 87,856, देहरादून में 1,29,451, टिहरी में 78,751, चमोली में 50,119, पौड़ी में 65,432, उत्तरकाशी में 41,839, रुद्रप्रयाग में 28,491, पिथौरागढ़ में 80,149, अल्मोड़ा में 75,101, बागेश्वर में 33,560 और चंपावत में 25,758 बेरोजगार पंजीकृत। वहीं अगर रोजगार की बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत राज्य में मात्र 4,500 युवाओं को ही रोजगार मिला है और राज्य में लगे औद्योगिक इकाइयों में मौजूदा सरकार में केवल 3,000 लोगों को ही रोजगार मिल सका है। रोजगार का टोटा पूरे 5 साल रहा है और जो आंकड़े हैं बेरोजगारी के, उन्होंने आसमान इनके कार्यकाल में छुआ है। और खास करके नोटबंदी और जीएसटी के त्रुटिपूर्ण इम्प्लीमेंटेशन की वजह से आप देखिए कि 1,10,00,000 का ये जो आंकड़ा है, ये कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया है, ये एक ऐसी प्रतिष्ठित कंपनी ने आंकड़ा दिया है कि इन लोगों ने रोजगार खोया है और जो छोटे कारोबारी हैं वो तो पूरी तरह से तबाह हो गए। तो ऐसे में जब आपने भुखमरी पर लोगों को उतार दिया हो, आप कौशल विकास की बात करें, जनधन की विकास करें, मुद्रा योजना की बात करें, ये सब बातें जो हैं हवा हवाई साबित हो। जहां तक बेरोजगारी का सवाल है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, जिस प्रकार से पार्लियामेंट के अंदर सरकार द्वारा जो आंकड़े पेश किए गए, जिस प्रकार से तमाम सारा जो बड़ा सेक्शन है जिसको हम श्रमिक कहते हैं, चाहे वो फार्म सेक्टर का है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का है, उसके बारे में जो ईएसआई वगैरह के तमाम सारे बाकायदा सरकारी आंकड़े प्रस्तुत हुए हैं जिसमें तमाम सारे बेनिफिट मिल रहे हैं, उससे जाहिर तौर पर यह स्पष्ट हो जाता है कि बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हुआ है। आमतौर पर चुनाव के दौरान रोजगार बड़ा मुद्दा रहता है और रोजगार के लिए वादे भी हर राजनीतिक पार्टियों के मैनिफेस्टो में देखने को मिलते हैं, लेकिन लगातार बेरोजगारों की बढ़ती फौज पार्टियों के लिए कहीं मुश्किल न बन जाए। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।